बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। लो जी, आज जो मैं वीडियो बनाने लगा हूँ ये नए मोबाइल पे है। तो नया मोबाइल लिया है मैंने, कहा चले इससे वीडियोस बनाते हैं तो देखते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है क्वालिटी में, आवाज़ में। तो ये आप मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि इसमें क्या फ़र्क है और दूसरी वीडियोस में क्या फ़र्क है, कोई अच्छा बुरा वो आपने बताना है। चलें शुरू करते हैं। एक्सरसाइज हमारी है 2.3, बाकी 2.1 2.2 बना हुआ है। ये सेट्स के मुतल्लिक है, इजी काम है, कोई इतने मुश्किल नहीं है। लेकिन फिर भी जो चीज़ों को समझना है ये बड़ा ज़रूरी होता है। बाज़ कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर नहीं होंगे तो वो आपने साथ साथ क्लियर कर लेने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखें, क्या है जी। वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखें, दो तरह की प्रॉपर्टीज थी, एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव में ऑलवेज ना दो चीजें होती हैं। यहाँ जो कि सेट्स की बात हो रही है तो दो सेट होंगे फिर। तो कम्यूटेटिव में ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए, इस तरह का काम है। तो यूनियन के लिए भी करना है और इंटरसेक्शन के लिए भी करना है। और उसके लिए उसने सवाल दिए हुए, बड़ा सिंपल से सवाल है। पार्ट 1 देखें। ए सेट के अंदर 1 2 3 4 5 ये 5 नंबर्स हैं। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स और बी में है 4 6 8 10। सिंपल सा काम है। अब देखें स्टेप्स बस देख लें, बाकी काम तो आपको भी आता होगा। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन, पहले आपने ऊपर टाइटल दे देना है, उसको लिख देना है। और चूंकि यूनियन के लिहाज से है तो आप लिखेंगे ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन है। ये कम्यूटेटिव लॉ बेसिकली यही कहता है कि आप ए और बी को आगे पीछे कर लें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ए में बी को यूनाइट कर लें या बी में ए को यूनाइट कर लें, कोई फर्क नहीं है, वही रहता है। सो देखें हमने वैसे ही किया। ए की जगह ए के सेट को लिखा, यू है, फिर आगे बी को लिख दिया। इस तरफ आएंगे तो यहाँ पे पहले बी है, फिर यू लिख के आगे ए लिख देना है। और यूनियन में तो हमने सबको इकट्ठा करके लिखना है ना, लेकिन लिखते हुए ये तरतीब लगा लेते हैं कि चीजें तरतीब से हों। 1 2 3 4 5 ऐसे करके लिख लें, वरना ना भी तरतीब लगी हो कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अगर आसानी से तरतीब लग सकती है तो आप कर लें, ठीक है। इधर लिख लें, इधर लिख लें। और चूंकि दोनों साइडें सेम हैं तो आप लिख दें कि देखें ए यूनियन बी, बी यूनियन ए, ये जो प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू जो क्या है इसको कहते हैं यूनियन, ये ओके है, प्रूव हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन के लिहाज से करना है, जहां यूनियन लिखा था वहां हमने हम इंटरसेक्शन लिख देना है, तो कोई इश्यू नहीं है, वैसे लिख दें। ए की जगह ए, बी की जगह बी, फिर उसी तरह से। और फिर इनका इंटरसेक्शन, अब आपको पता है कॉमन चीजें लिखनी होती हैं, दोनों में जो कॉमन है। तो 4 और 4 दोनों में आ रहा है वो लिख देंगे। इधर भी जाहिर है वही आना है, 4 ही आना है क्योंकि सेट्स तो वही हैं। तो हम कह देंगे कि ये प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है। सेकंड पार्ट में आ जाते हैं। यहां अब उसने सेट इसी तरह से दिए हैं सीधे सीधे, एन और जेड। एन क्या था हमारा, नेचुरल नंबर्स। और जी क्या है, जी हमारे ऑल द इंटीजर्स होते हैं। ऑल इंटीजर्स में सारे नंबर्स आ जाते हैं, 0 प्लस के माइनस के, सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है ना। तो ये जी हमारा, तो हम लिख भी सकते हैं एन ये है, जी ये है। जी देखे ना, 0 प्लस -1 प्लस -2 कॉमे डाल के बीच में, ऐसे करके आप लिख सकते हैं। और यहाँ पे भी अब हम देखें, पहले लिखने लगता है ए यूनियन बी और बी यूनियन ए, वो तो बात ठीक है, लेकिन जाहिर है हमारा एन और जेड है तो एन जेड के लिहाज से हमें लिखना है ना। तो एन यूनियन जी इज इक्वल टू जी यूनियन एन। तो उसी तरह से पहले हमारा एन है, एन को आप लिखें यू, फिर आगे जी लिखें। इधर भी पहले जी है, फिर यू और फिर आगे एन है। और अब चूंकि यूनाइट करना है, इकट्ठा करना है, तो एन के जो 1 2 3 है वो तो पहले ही इसमें मौजूद है ना। 1 2 3 पॉजिटिव वाले 1 2 3 सारे के अंदर जी में मौजूद है। तो फिर जी वाले को ही दोबारा लिख देंगे क्योंकि ये इन सारों की नुमाइंदगी यहाँ पे हो चुकी हुई है। तो इन्हीं को बस ऐसे ही लिख देना, ठीक है ना। क्योंकि जो नंबर्स रिपीट होते हैं उनको 2 दफा नहीं लिखते, एक ही दफा लिखते हैं। तो फिर ये आएगा ही नहीं, सिर्फ ये आएगा। इसी तरह यहाँ पे भी वही काम है कि जी वाले सारे एलिमेंट्स आ जाने हैं। तो फिर जी इज इक्वल टू जी, दोनों साइडें इक्वल हो गई। तो ऐसे करके स्टेप बना देंगे उसका। ये देखें, ये हमने लिख दिया। आगे चलते हैं। आगे हमारा जो है उसी का अब इंटरसेक्शन के लिए हमने उसको करना है। तो इंटरसेक्शन के लिए हम इस तरह से लिखेंगे और एन और जी की वैल्यूज उसी तरह से लिखनी है, बीच में इंटरसेक्शन है। बस अब ये याद रखना है कि जो कॉमन चीजें हैं वो लिखनी है। तो कॉमन जो है ये जो हमारा एन वाला है 1 2 3 4 वो इधर भी मौजूद है, तो इधर भी है, इधर भी है। तो ये जो एन वाले एलिमेंट्स हैं वो सारे हमारे कॉमन हो जाएंगे, इधर भी वही चीजें कॉमन हो जाएंगी। तो अब दोनों तरफ एन एन बराबर हो गया। तो ये जो हमारा इंटरसेक्शन वाला है ये भी प्रूव हो जाएगा। थर्ड वाले पे चलते हैं। अब यहाँ देखें सेट कैसे लिखा हुआ है। ए सेट है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर।
आर हमारे जो हैं वो रियल नंबर्स होते हैं। अब रियल नंबर में देखें वो जेड की तरह सारे नंबर्स होते हैं, लेकिन ये जो रियल नंबर्स हैं इसको आप थोड़ा एक्सटेंड करते हैं। इसमें बेसिकली हम उसको डिफाइन इस तरह करते हैं कि इसमें रैशनल और इरैशनल वो उन सब का मजमुआ होता है। अब रैशनल क्या थे, रैशनल को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इरैशनल को क्यू डैश से। आसान है, मुश्किल नहीं है। रैशनल बेसिकली हमने पढ़ा हुआ है पहले, उर्दू में इसको कहते थे नातक अदाद। तो रैशनल वो होते हैं जिनको हम ओवर में लिख सकते हैं, बटे में लिख सकते हैं। तो सारी नंबर्स जितने भी हैं सारे के सारे जिनको ओवर में लिखा जा सकता है वो सारे रैशनल है। और आम रूटीन के सारे नंबर्स रैशनल ही होते हैं, 1 2 3 4 गिनती जो भी है। अब 5 है जैसे, तो 5/1 लिखेंगे तो वो 5/1 ओवर बन गया ना, तो वो रैशनल नंबर है। ठीक है। इरैशनल जो होते हैं वो थोड़े स्पेशल किस्म के होते हैं, अंडर रूट वाले। ठीक है। और यहाँ जैसे पाई है, इस तरह के नंबर्स हैं, ये स्पेशल होते हैं, थोड़े होते हैं। तो इन सब को दोनों को इकट्ठा करें तो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, रियल। रियल को समझने के लिए ना इसका उल्ट भी देख लिया करें। रियल का उल्ट होता है इमेजिनरी, और इमेजिनरी आपने पढ़ा होगा अयोटा वाले जो होते हैं नंबर्स, तो वो अयोटा वाले छोड़ के उनके अलावा बाकी सारे नंबर रियल नंबर होते हैं। तो ये एक बड़ी कैटेगरी बन जाती है जी की। जी छोटा होता है, जी से भी बड़ा जो है ये हमारे रियल नंबर्स होते हैं। सुबह तो हमारा ए सेट जो है वो कहता है कि उसमें रियल नंबर्स हैं, और साथ कंडीशन ये है कि x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, उसको 0 से बड़ा या 0 के बराबर होना चाहिए। और वही बात कि अभी इसका मतलब क्या है कि इसमें सिर्फ नेगेटिव नंबर्स नहीं है। और जो बी सेट है उसमें सिर्फ आर है, यानी कि सारे के सारे। इसमें आर तो है लेकिन पॉजिटिव वाला, इसमें बी वाले में सारा ही आर है। ओके, साथ मैंने ये लिख दिया कि आर क्या है, रियल नंबर्स। ठीक है, इमेजिनरी नहीं होते। और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन करनी है तो ए यूनियन बी। अब इसको ऐसे ही लिख लें, क्योंकि अब आर वाले किस किस नंबर को हम रिप्रेजेंट कराएंगे, तो जैसे उसने शक्ल दी हुई है सवाल की वैसे ही रहने दें। ए की जगह ए का पूरा ये जो है जैसे उसने लिखा हुआ वैसे ही लिखें। आगे यू है, आगे आर है। अब यूनाइट करना है, इकट्ठा करना है, तो इन दोनों में देखें छोटा कौन है। ये तो बड़ा है ना आर, जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव सारे हैं। इसमें सिर्फ पॉजिटिव की बात की है, एक्स इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। ठीक है, तो ये बड़ा है, ये छोटा है, लेकिन इसके सारे एलिमेंट्स इसमें मौजूद है पॉजिटिव वाले। ठीक है, तो फिर यूनियन में क्या होगा, यही वाला है आर जो बड़ा वाला है। ये लॉजिक भी आप जहन में रख लें कि जो यूनियन ले रहे होते हैं उसमें बड़े वाले सेट को लिखते हैं, जब इंटरसेक्शन ले रहे होते हैं तो छोटे को लिखते हैं, क्योंकि इंटरसेक्शन में तो सिर्फ कॉमन लेना होता है। तो बहरहाल ये जो आर है ये हमारा यूनियन में आंसर होगा। और इस तरह इसको उल्ट कर लें, बी यूनियन ए कर लें, तो जाहिर है बी में अब आर पहले है। ठीक है, बी पहले था ना तो आर पहले लिखेंगे, बी का आर है, और यूनियन आगे ए है तो ए को सारा लिखें, और फिर यूनियन में आर ही आना है। तो दोनों तरफ आर आ गया तो हम कहेंगे कि देखें जी ये दोनों इक्वल है। यही काम इंटरसेक्शन के लिए लिख लें, वही एग्जैक्ट स्टेप्स बनाएं। ए इंटरसेक्शन बी, ए को लिखें, आगे इंटरसेक्शन है, आगे आर, बी का आर लिख दिया। और अब चूंकि इंटरसेक्शन है कॉमन, तो कॉमन कौन होगा, ये छोटा है ये बड़ा है, तो ये सारी चीजें इसमें भी मौजूद है ना, तो इस सारी चीज को कॉमन होना चाहिए। ठीक है, जो पॉजिटिव वाले आर है तो वो हम लिख देंगे। ठीक है, इसी तरह जब बी इंटरसेक्शन ए करेंगे तो डेफिनेटली बी की अमाउंट पहले है, इंटरसेक्शन फिर ए है, तो डेफिनेटली ए ही आंसर आना है, ए वाला जो पार्ट है, तो लिख देंगे कि ये प्रूफ हो गया। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 2 पे। यहाँ पे क्या है, वेरीफाई द प्रॉपर्टीज फॉर द सेट्स ए बी एंड सी। 3 सेट हो गया अब हमारे पास, और जब भी 3 सेट हों तो उसमें वो कम्यूटेटिव नहीं रहती, ये एसोसिएटिव या उससे आगे चला जाता है। तो 3 सेट जब भी दिए जाएं वो डेफिनेटली एसोसिएटिव का पूछेगा। तो देखें पार्ट 1 में यही कह रहा है, एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन, कि यूनियन की जो एसोसिएशन है उसको आपने चेक करना है। और चूंकि 3 है तो उसी तरह से ए यूनियन बी यूनियन सी तीनों का होगा, लेकिन सिर्फ फर्क पड़ेगा ब्रैकेट्स का, कि आपने इस साइड पे लेफ्ट साइड पे आपने पहले बी और सी का यूनियन ले लेना है, और जो आंसर आए उसका ए के साथ करना है। इस साइड पे आप ए और बी का पहले यूनियन ले लें, फिर आप सी के साथ करें। तो ये सेट्स भी उसने ए पार्ट में दिए हैं, 1 2 3 4, बी में ये है, सी में ये है, तो इनको हमने करना है। अब चूंकि देखें लेफ्ट हैंड साइड को स्टार्ट कर लेते हैं, तो ये है ना हमारी लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में पहले बी यूनियन सी हमें करना चाहिए। तो बी और सी का यहाँ डायरेक्ट नजर आ रहा है कि इन सब को इकट्ठा करना है। तरतीब से लिखना शुरू करते हैं, 3 4 5 6 7 8, 8 के आगे यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या है, 9 और 10, तो 3 से लेकर 9 10 तक हम चले जाएंगे, ये यूनियन हो जाएगा बी यूनियन सी। और अब ये जो बी यूनियन सी आया है इसका ए के साथ यूनियन,
तो दोबारा लिख लें, ए पहले है तो देखें ए को लिखें, आगे यू लिखें, आगे बी यूनियन सी जो ये वाला आया है उसको लिख लें। अब इन सब को इकट्ठा करना है और अब कहाँ से शुरू हो रहा है, 1 से लेके 1 2 3 4 से ऑनवर्ड हमारे पास ये भी है 10 तक, तो 1 से लेके 10 तक जाना है। और याद यही रखना है कि जो चीज़ रिपीट हो रही है उसको एक ही दफ़ा लिखना है। 3 और 4 देखें दोनों में है, ठीक है, तो 3 और 4 एक ही दफ़ा आएगा। तो 1 से लेके 10 तक ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी। इसी पैटर्न से हमने राइट हैंड साइड कर लेनी है। राइट हैंड साइड में पहले ए यूनियन बी है, तो ए यूनियन बी इनको इकट्ठा कर लिया, 8 तक जा रहे हैं। फिर ये जो आंसर आया है उसका सी के साथ यूनियन, तो ए यूनियन बी पहले यूनियन फिर आगे सी के अमाउंट, और इन सब को इकट्ठा करें। वो बच्चों वाली काम है, वही सारा कुछ आ जाता है ना। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ तफसील से समझाऊं। चलो जिनको इतना समझ नहीं है तो वो ज़रा आसानी से समझ लेंगे, जिनको आसान लगता है वो स्किप कर करके आगे चलते जाए, ठीक है जी। तो साथ इसको लिख लें, ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, तो आप कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 बोथ साइड्स आर इक्वल। बी पार्ट है, बी पार्ट में देखें सेट है हमारे पास, ए एम्प्टी सेट है, तो एम्प्टी खाली है, जाहिर उसमें कुछ भी नंबर नहीं होगा। बी सेट के अंदर 0 है सिर्फ, और सी में 0 1 2 है। बड़ा आसान सा छोटा सा काम है, और वही हमने प्रूव करना है कि यूनियन की एसोसिएशन, एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन दोनों साइड की। तो उसी तरह से पहले लेफ्ट हैंड साइड को पूरा हल कर लें, फिर राइट हैंड साइड को कर लें। तो लेफ्ट हैंड साइड में अगेन ब्रैकेट को पहले शो कराएं, क्योंकि जाहिर है ये फर्क ही यहीं से पता चलेगा ना कि बी यूनियन सी पहले होना चाहिए। तो बी यूनियन सी को पहले बी लिखे, यूनियन सी इनको इकट्ठा किया, फिर ए के साथ यूनियन ले लिया, ठीक है। ये बड़ा सिंपल सा आपके सामने है। राइट हैंड साइड करेंगे तो उसमें ए यूनियन बी पहले है, उन दोनों को इकट्ठा, एम्प्टी तो एम्प्टी होता है ना, तो साथ 0 है तो 0, क्योंकि दोनों को इकट्ठा करना होता है, 0 आएगा, और उसका फिर सी के साथ यूनियन, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल सा काम है। तो इसमें भी हम लिख देंगे कि बोथ साइड्स आर इक्वल। सी पार्ट में देखें जो 3 सेट है ना, वो एक तो एन है, नेचुरल नंबर्स, हमने पीछे भी पढ़ा, जी को भी पढ़ा, जी हमारे 0 1 2 पॉजिटिव नेगेटिव सारे वो आते हैं, और क्यू भी मैंने समझाया पीछे कि ये रैशनल नंबर्स होते हैं, और रैशनल नंबर हमारे जो हैं ये ओवर वाले होते हैं, ठीक है, इनको ओवर में लिख सकते हैं, और ये पॉइंट वाले भी इसमें आ जाते हैं। तो ये जो ना एक बड़ी वसी फील्ड आ जाती है, क्योंकि देखें जी जो है इसमें आते तो सारे नंबर हैं, लेकिन इसमें पॉइंटों वाले नहीं आते, 1.1 1.2 1.3 वो नहीं होता, क्योंकि ये सिर्फ इंटीजर्स हैं, ठीक है। लेकिन ये जो रैशनल हैं इसमें सारे आ जाते हैं, 1 और 2 के बीच में हजारों करोड़ों नंबर्स बन सकते हैं, 1/2 1/5 एंड सो ऑन, बड़े कुछ बन जाता है। तो इसलिए ये सबसे बड़ा सेट है, या ये कह लें कि एन जो है वो इसमें मौजूद है, और जी सारा जो है वो क्यू में मौजूद है, तो क्यू सबसे बड़ा है, क्योंकि ऐसे ज़हन में रखेंगे ना तो फिर आपको ये यूनियन इंटरसेक्शन लेना आसान हो जाएगा। ओके, देखें अब वही बात है कि चूंकि एन जेड और क्यू है तो उनका पहले यूनियन और इधर भी यूनियन, वही ब्रैकेट का फर्क, पहले लेफ्ट हैंड साइड शुरू कर लें। अब यहाँ नंबर्स नहीं लिखने, जुबानी समझाना है उसको, जेड प्लस यूनियन क्यू लिखना है ना, जेड यूनियन क्यू। अब यहाँ से हमारी लॉजिक का भी समझ हो हमें कि इन दोनों को इकट्ठा करना है, तो बड़ा कौन है उसको लिखा जाएगा, क्यू बड़ा है क्यू लिख दे, क्योंकि जेड सारे का सारा इसमें मौजूद है, ठीक है ना, बड़े में छोटा मौजूद होता है, तो क्यू आंसर आएगा क्योंकि यूनियन कर रहे हैं। और इस जेड यूनियन क्यू जो आया है इसका यूनियन लेना है एन के साथ, तो जेड यूनियन क्यू, आप देखें एन यूनियन ये, तो एन यूनियन, अब ये क्या है, ये क्यू क्यों लिखा, क्योंकि इस सारे का आंसर क्यू आया था ना, तो उसकी जगह क्यू लिखें। और एन यूनियन क्यू करेंगे तो दोबारा क्यू ही आना है, क्योंकि क्यू बड़ा है, उसमें सारी चीजें जम हो जाएंगी, उसके अंदर ऐड हो जाएंगी यूनियन में, तो अल्टीमेट ये सारा आंसर यूनियन का क्यू ही आएगा। और राइट हैंड साइड पे भी यही कुछ ही होना है। अब उधर एन और एन यूनियन जी जो है ये पहले करना है आपको, तो डेफिनेटली चूंकि जी बड़ा है तो जी आंसर आएगा। और फिर ये जो एन यूनियन जी आया है उसका क्यू के साथ यूनियन, तो उसका क्यू के साथ यूनियन लेंगे तो डेफिनेटली क्यू आएगा, क्योंकि क्यू बड़ा है। तो यूनियन में क्या याद रखना है, जो बड़े वाला है वो आंसर आता है, और इंटरसेक्शन में क्या आंसर आता है, छोटी वाली अमाउंट, जो छोटा सेट होता है। तो ये हम कह देंगे वो प्रूफ हो गया, ठीक है। तो ये यूनियन के साथ हो गया। अब यही सारे चीजें जो है ना उसने इंटरसेक्शन के लिए कही हुई है, तो डेफिनेटली वैसे ही चलेंगे, कोई इशू नहीं है। तो इंटरसेक्शन जहां जहां हम यूनियन लेते थे वहां इंटरसेक्शन कर देंगे। अब यही सारा काम हमने उन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर रिपीट करना है। ए पार्ट में वही था, ए सेट हमारा 1 2 3 4, बी हमारा 3 से लेके 8 तक, सी हमारा 5 से लेके 9 10 तक,
ठीक है। तो अब वही बात लेफ्ट हैंड साइड एक दफा, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में वही बात, बी और सी का इंटरसेक्शन पहले करना है, जो आंसर आए उसका ए के साथ। तो देखें बी इंटरसेक्शन सी लिखा, कॉमन हमारा 5 और 6 आ रहा है। अब इसका इंटरसेक्शन किसके साथ होना है, ए के साथ। तो देखें ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, वो लिख देंगे। अब देखें बी ये आया, वो उसके साथ लिखा। अब देखें दोनों में कुछ भी इंटरसेक्शन नहीं है, कॉमन कुछ नहीं है, तो ठीक है, खाली सेट आना चाहिए। राइट हैंड साइड पे आ जाएं। इसमें राइट हैंड साइड में क्या है, ब्रैकेट के अंदर पहले ए इंटरसेक्शन बी है, वो आप करें। उन दोनों में कॉमन 3 और 4, फिर उसका सी के साथ। तो अगेन देखें कोई चीज कॉमन नहीं आ रही, दैट्स इट, ओके, एम्प्टी सेट हो गया। और वही कह दें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इसको हमने 2 का नाम रखा है, और वो जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी उसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम रखा है। तो ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम कह देंगे। अब यही सारा प्रोसेस बी वाले पार्ट में, अभी हमने ये किया ना, यूनियन के लिए एम्प्टी सेट है, 0 है, 0 1 2 है, तो अब वही इंटरसेक्शन के लिए कर रहे हैं। ये आपके सामने स्टेप्स मौजूद हैं, लेफ्ट हैंड साइड, बी इंटरसेक्शन सी पहले, ठीक है, ये बिल्कुल एक जैसा काम है। अगला पेज में निकालता हूँ, ये देखें जी, तो जस्ट गो थ्रू कर लें। अब ये लहरें आती हैं थोड़ी सी इसमें, चले है कोई नहीं, ये फर्स्ट टाइम यूज कर रहा हूँ ना ये मोबाइल, देखते हैं इसमें क्या फर्क पड़ता है। ओके, तो ये हमारा हो गया। राइट हैंड साइड में आएंगे, ये आपके सामने है, इंटरसेक्शन ले रहे हैं, कॉमन कॉमन कॉमन, तो जहां कॉमन नहीं आता वो लिख देंगे, और उसी तरह फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 करके वो हम आंसर दे देंगे। सी पार्ट पे आ जाते हैं। सी पार्ट में हमारा एन, जेड और क्यू है, ठीक है। उसी तरह से अब इंटरसेक्शन के लिए जाना है। बस याद क्या रखना है कि इंटरसेक्शन में वो आंसर आता है जो छोटी अमाउंट है, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड करने लगे हैं, तो उसमें जी इंटरसेक्शन क्यू पहले करना है। तो जी और क्यू में कौन बड़ा है कौन छोटा है, जी छोटा है ना, क्यू बड़ा है, तो फिर आंसर क्या आना है, जी आना है, क्योंकि इंटरसेक्शन ले रहे हैं, कॉमन चीजें, तो छोटे वाले का आंसर आता है। इसी तरह जो अब ये आंसर आया जी इंटरसेक्शन क्यू का, उसका एन के साथ इंटरसेक्शन, तो फिर ज़ाहिर है एन के साथ इंटरसेक्शन, इसका आंसर ये आया था ना जी, वो लिखें। तो एन इंटरसेक्शन जी, दोबारा से एन आना है, छोटी अमाउंट, ठीक है। तो इसका आंसर ये आ गया। राइट हैंड साइड में भी बिल्कुल इसी तरह से हमने इसको चलाना है। राइट हैंड साइड देखते हैं, यहाँ पे हमें एन इंटरसेक्शन जी करना है पहले, क्योंकि इसकी पहले बारी है, और इनका इंटरसेक्शन करेंगे तो एन आएगा, क्योंकि एन छोटा है। अब एन इंटरसेक्शन जो जी आया है उसका इंटरसेक्शन क्यू के साथ, और फिर क्यू के साथ जब इंटरसेक्शन करेंगे तो अगेन ये एन ही छोटा है, क्योंकि इस सारे का आंसर एन आया हुआ है, तो एन का क्यू के साथ इंटरसेक्शन अगेन एन आएगा। तो दैट्स इट, दोनों साइडें इक्वल हो जाएंगी। इक्वेशन 1 एंड 2 कह देंगे हम कि ये आपस में बराबर है। थर्ड पार्ट पे आते हैं, यहाँ पे है जी डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। ये हमें थोड़ा सा समझना है कि इंटरसेक्शन ओवर यूनियन से क्या मुराद है। तो ये हमें कहा जा रहा है डिस्ट्रीब्यूटिविटी, डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिवाइड करना है, तकसीम करना है, चीजों को हिस्से देने हैं, किसके, इंटरसेक्शन के। इंटरसेक्शन को डिवाइड करना है। देखिए इंटरसेक्शन बाहर होगा, क्योंकि इंटरसेक्शन ने एक दफा बी के साथ जाना है, इंटरसेक्शन ने एक दफा सी के साथ जाना है, लेकिन दरमियान में ओवर यूनियन है, ठीक है। तो इंटरसेक्शन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ये जो इंटरसेक्शन है डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है बिटवीन बी एंड सी, ए इंटरसेक्शन बी एंड ए इंटरसेक्शन सी। तो इसलिए जब ये कहा जाए कि डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन करें, तो इंटरसेक्शन हमें बाहर रखना है और यूनियन को अंदर रखना है, ठीक है। तो इस तरह से करके हम लिखेंगे। तो यहाँ पे ज़रा ये डिफरेंट हो जाता है, एक दफा यूनियन होता है, एक दफा इंटरसेक्शन होता है। तो हमने फिर क्या करना है, ये ब्रैकेट खोलनी है, एक्सपैंड करनी है। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, वो हम ये ऐसे करके लिखेंगे। तो ये हमारी प्रॉपर्टी है कौन सी, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। अब बाकी काम वही है कि हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वो इक्वल प्रूव करनी है। अगेन वही सवाल है हमारे पास, ए वाला पार्ट जिसमें ए सेट है, बी सेट है, सी सेट है, तीनों दिए में। लेफ्ट हैंड साइड को जब हम सॉल्व करवाने लगेंगे तो हमें नजर आ रहा है कि पहले हमें बी यूनियन सी करना है। तो हम जाहिर है वो स्टेप्स बनाएंगे, बी यूनियन सी लिख के सबको इकट्ठा कर देना है, 3 से लेकर 10 तक ये वैल्यूज आ जानी है। अब बी यूनियन सी का हमें क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है ए के साथ। तो ए को पहले लिखना है, क्योंकि ए पहले है, आगे इंटरसेक्शन, और ये जो बी यूनियन सी आया है सारा हमें लिख देना है। अब इनका इंटरसेक्शन है जो इनमें कॉमन है, तो देखें 3 और 4 ये हमारा कॉमन आ जाएगा। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम रख ले, क्योंकि हमारी ये लेफ्ट हैंड साइड हो गई है। राइट हैंड साइड में आते हैं, यहाँ पे 2 इंटरसेक्शन हमें चाहिए, एक दफा ए और बी का,
एक दफा ए और सी का, ए और बी को लिखा, उनमें भी 3 4 कॉमन है। ए और सी को लिखेंगे तो उनमें कॉमन कोई नहीं है, क्योंकि ये 5 से स्टार्ट हो रहा है, ये 4 पे एंड हो रहा है, तो इंटरसेक्शन इनका एम्प्टी सेट आना है। और फिर ये जो दोनों इंटरसेक्शन लिए हैं उनका यूनियन, तो जाहिर है एक ये आंसर और एक ये आंसर, दोनों को यूनियन करना है, तो जाहिर है कि वो हम इकट्ठा करके लिख देंगे 3 4। इसमें तो खैर कुछ है ही नहीं है, 3 4 लिख देंगे। तो अगेन दोनों साइडें इक्वल आ गई। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन से दैट कि उसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल है, ऐसे लिख देंगे। बी पार्ट पे आ जाए, जरा देख ले, गो थ्रू कर ले, वही काम है। ए सेट एम्प्टी है, बी 0 है, सी 0 1 2 है, और उसके ऊपर यही प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ किसकी, इंटरसेक्शन की ओवर यूनियन। ठीक है, तो ये इधर देखें इंटरसेक्शंस आ रहे हैं, तो इस तरह से भी याद रखा जा सकता है कि ज्यादा इंटरसेक्शंस होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, क्योंकि बीच में यूनियन है। तो बहरहाल करना हमने उसी तरह से है, लेफ्ट हैंड साइड को लेके तो हमें उसको स्टार्ट ले लेना है। लेफ्ट हैंड साइड लिखा, बी और सी का हमें यूनियन करना है, उनको इकट्ठा कर लिया। अब इनका ए के साथ इंटरसेक्शन, तो वो तो पहले ही एम्प्टी है, तो डेफिनेटली एम्प्टी सेट ही आएगा। राइट हैंड साइड में आए, ए और बी का इंटरसेक्शन, दोनों को लिखा, कॉमन कुछ भी नहीं है, एम्प्टी हो जाएगा। ए और सी का कॉमन लेना है, उसमें भी कोई चीज कॉमन नहीं आ रही, एम्प्टी सेट है। अब इन दोनों का यूनियन, दोनों को हमने इकट्ठा करना है। अब अगेन दोनों में कुछ है ही नहीं है, तो डेफिनेटली उनका यूनियन भी एम्प्टी सेट होगा। तो फिर अगेन हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, और ये भी प्रूफ हो जाएगा कि दोनों साइडें इक्वल है। इसी को हम सी पार्ट पे देखते हैं। अब यहाँ पे एन, जी और क्यू है, ये हमने पहले भी किया हुआ, लेकिन जाहिर है प्रॉपर्टी ये वाली हमें प्रूव करनी है। तो लेफ्ट हैंड साइड पहले जी और क्यू का यूनियन, तो जी और क्यू का यूनियन, बड़ा कौन है, क्यू। ठीक है, क्यू में जी के सारे एलिमेंट्स होते हैं, तो क्यू ही इसका आंसर होगा, क्योंकि यूनाइट कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। अब जी यूनियन क्यू का इंटरसेक्शन लेना है एन के साथ, तो हम क्या लिखेंगे, एन इंटरसेक्शन, और ये क्या है, क्यू, एन इंटरसेक्शन क्यू। तो इनका इंटरसेक्शन, अब इंटरसेक्शन हमें पता है छोटी अमाउंट, क्योंकि ये एन जो है वो सारे का सारा इधर में मौजूद है इसमें, तो एन ने ही उसका इंटरसेक्शन बनना है, क्योंकि एन दोनों तरफ है, क्यू के अंदर भी मौजूद है, क्यू बहुत बड़ा सेट है, उसमें एन भी है, तो एन जो है वो कॉमन होके बाहर आ जाना है। तो इसको अगेन इक्वेशन नंबर 1 कह लेंगे। राइट हैंड साइड पे आ जाएं, दो इंटरसेक्शंस लेने हैं पहले, एन का जी के साथ, एन का क्यू के साथ। एन इंटरसेक्शन जी, डेफिनेटली एन आना है, एन इंटरसेक्शन क्यू, डेफिनेटली एन आना है। क्यू आना है बिकॉज एन छोटा है, एन इन दोनों में मौजूद है। अब इन्हीं दोनों के आंसर का हमें यूनाइट करना है, यूनियन, यानी एन यूनियन एन, तो डेफिनेटली एन ही रहेगा, क्योंकि दोनों एन है। तो फिर यहां से भी इक्वेशन नंबर 2 में भी एन ही आंसर आया है, इक्वेशन 1 में भी एन ही आंसर था। तो फिर अगेन हमें लिखना है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों साइडें इक्वल हो गई। अब ये इसकी चौथी प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन। अब किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, यूनियन को, किसके ऊपर, ओवर इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन के ऊपर। सो बेसिक डिस्ट्रीब्यूशन है यूनियन की, तो यहाँ बाहर हमें यूनियन को रखना है और अंदर इंटरसेक्शन को, क्योंकि जब ए यूनियन जो है ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, ए यूनियन बी, ए यूनियन सी, ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो देखें वो हम ऐसे लिखते हैं, और बस ये इंटरसेक्शन जो है वो दरमियान में आ जाता है। अब इसका प्रूफ है, और वही तीनों सवाल बारी बारी इन सब पे फिर रिपीट हो जाने हैं। तो ए पार्ट को देखते हैं, इसमें वही सेट हैं ए, बी और सी, और इनमें उसी तरह राइट हैंड साइड। अब जाहिर है इसमें पहले बी और सी का इंटरसेक्शन लेना है, वो हम लिखेंगे, जो कॉमन है वो लिख लेंगे, और उसके बाद इसका हमें ए के साथ यूनियन लेना है, तो हम ए यूनियन वो सारा जो है वो लिख रहे हैं, और इन दोनों अमाउंट्स को हमने इकट्ठा कर देना है, 1 से लेके 7 तक आ जाएंगे। पार्ट 1 हो गया। अब जाहिर जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ कि बड़ा सिंपल है, ये सारा काम हम पीछे करके आए हैं। लेफ्ट हैंड साइड में 2 दफा यूनियन है, ए यूनियन बी है पहले, और फिर हमारे पास ए यूनियन सी है। ठीक है, दोनों के आंसर्स आपके सामने मौजूद हैं, और अब इन दोनों यूनियंस का हमें क्या करना है, इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर लेना है। तो ये इंटरसेक्शन भी आपके सामने आ रहा है, ठीक है जी, वो इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया, कॉमन जो जो कॉमन आ रहा है, तो 7 तक देखें कॉमन आ रहा है, इसका आगे 9 10 है, इसके पास 8 है, तो जाहिर है वो कॉमन नहीं आएगा। तो फिर अगेन ये भी वही आंसर आया है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 करके उसको लिख देना है। बी पार्ट भी बिल्कुल इसी तरह है, एम्प्टी सेट बी है, सी है, और इनका ये काम करना है। लेफ्ट हैंड साइड को हम ले रहे हैं, बी और सी का इंटरसेक्शन कर रहे हैं, 0 कॉमन आ रहा है उनका, वो हम लिख देंगे। उसके बाद देखें, अब बी इंटरसेक्शन सी का हमें क्या करना है, यूनियन लेना है ए के साथ।
तो दोनों को लिखेंगे, ये इंटरसेक्शन वाले को और ए वाले को। ए वाले में तो कुछ है ही नहीं है, तो यही जीरो जो है ये आ जाएगा, क्योंकि हमें इसको क्या करना है, यूनियन लेना है, यूनाइट करना है, इकट्ठा करना है। तो ये आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। दूसरी तरफ राइट हैंड साइड पे चलेंगे, वहां ए और बी का यूनियन है, पहले ए और बी का यूनियन, सारे जीरो आएगा। ए और सी का यूनियन लेना है, तो डेफिनेटली ये जो सी की वैल्यूज हैं वो, क्योंकि ये बेचारा तो है ही एम्प्टी, तो ये सी वाले एलिमेंट आ जाएंगे। अब इन दोनों का हमें क्या करना है, इंटरसेक्शन। तो ये देखें हम इंटरसेक्शन कर रहे हैं, और इंटरसेक्शन में कॉमन लेना होता है, तो फिर देखें दोबारा जीरो ही कॉमन आ रहा है, तो फिर अगेन लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2, दोनों चीजें प्रूफ हो गई। सी पार्ट हमारा वही था जिसमें 3 ये सेट होते हैं, एन, जी और क्यू। तो इनका भी आप इक्वेशन बना लें, पहले जो आपके सामने पहले बनी हुई है वो ए बी सी का बना लें ना, तो उन्हीं के हिसाब से ए की जगह एन लिख लें, बी की जगह जेड, क्योंकि एन जेड क्यू है ना, तो फिर बी की जगह जेड और सी की जगह क्यू। ऐसे करके अपनी इस प्रॉपर इसकी ये शेप बना ले, और अगेन इसको हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड करके हल कर लेते हैं। तो ये आपके सामने है हल हुआ हुआ, वो आप चेक कर ले। ये देखें ये क्या है, z इंटरसेक्शन q। इंटरसेक्शन है तो डेफिनेटली z आएगा, क्योंकि z छोटा है, कॉमन में छोटे वाली अमाउंट आती है, पहले भी बताया। और फिर इसी का हमें यूनियन लेना है n के साथ, n यूनियन इस चीज का, तो ये क्या है, z, n यूनियन z में z बड़ा है, तो यूनियन में जो बड़ा होता है उसको लिखते हैं, तो z हमारा आंसर होगा। इसी तरह राइट हैंड साइड पे आए, पहले हमें दोनों यूनियन लेने हैं, तो यूनियन में बड़े अमाउंट z आ गया, q आ गया, और इन दोनों का फिर हमें इंटरसेक्शन करना है, z और q का। तो डेफिनेटली z छोटा है, इंटरसेक्शन में छोटी अमाउंट आती है, z हमारा आ जाएगा। तो अगेन फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 हम लिखेंगे कि ये प्रूफ हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यूनिवर्सल सेट है 1 से लेके 20 तक, बड़ा सिंपल सा। ए हमारे क्या है, 2 4 6 8 इवन नंबर्स। बी हमारे क्या है, 1 3 5 19, ये क्या है, ऑड नंबर्स, इवन ऑड, ठीक है ना, ये 2 पे तकसीम होने वाले। ये जुफ्त है, ये ताक है, अगर उर्दू में पढ़ा हुआ तो यहाँ पे क्या करना है, वेरीफाई करना है डिमॉर्गन्स लॉ, वही हमारा ए इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश, ये हम जाहिर है 9 10 से पढ़ते आ रहे हैं डिमॉर्गन के लॉ। लेकिन डिमॉर्गन के 2 लॉ है, अगर आपने यहाँ इंटरसेक्शन यूज किया है तो दूसरी दफा फिर यहाँ पे यूनियन यूज करते हैं, इधर यू लिख लेते हैं और इस साइड पे इंटरसेक्शन ले लेते हैं, वो दूसरा लॉ बन जाता है। तो दोनों को हमें बारी बारी प्रूफ करना है। तो यहाँ पे इसको जब हल करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड को हमने लेना है इस चीज को, और ब्रैकेट को पहले हल करना है, ब्रैकेट ऑलवेज पहले हल होती है। ए इंटरसेक्शन बी लिख ले, ठीक है, ए को लिखें, इंटरसेक्शन बी को लिखें, और डेफिनेटली नजर आ रहा है कि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, क्योंकि वो जो है ये ऑड नंबर्स हैं और ये इवन नंबर्स हैं, तो इनमें तो कॉमन कुछ नहीं होता, वो दोनों डिफरेंट चीजें हैं, एम्प्टी सेट हो जाएगा। अब इस ए इंटरसेक्शन बी का हमें कंप्लीमेंट फाइंड करना है, और कंप्लीमेंट मैंने बताया हुआ यूनिवर्सल में से उस चीज को माइनस कराते हैं। ये जो ए इंटरसेक्शन बी निकाला है उसको यू में से माइनस कराएंगे, तभी तो वो आएगा। तो यू सारा लिख के माइनस ये तो हाली सेट आया, ठीक है, तो एम्प्टी को उसमें से माइनस कराएंगे तो कुछ भी ना माइनस हुआ, तो ये सारे का सारा जो यू है वो हमारा आंसर बन जाता है। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड हो जाती है। राइट हैंड साइड के लिए जाहिर है अकेली डैश है, ए डैश पहले फाइंड करते हैं, एक कॉम्प्लीमेंट यू माइनस ए, ठीक है, तो यू में से ये ए यानी कि इवन नंबर्स निकल जाएं तो पीछे क्या बच जाता है, ऑड नंबर्स 1 3 5 7, ठीक है। इसी तरह जब हमने बी डैश करना है, ये देखें, तो बी डैश के लिए यू माइनस बी, तो अब ऑड नंबर माइनस हो जाएंगे तो इवन रह जाएंगे, और ए डैश बी डैश का हमें क्या करना है, यूनियन, दोनों को लिखा। अब देखें ये ऑड नंबर्स हैं, ये इवन नंबर्स हैं, तो दोनों को इकट्ठा करेंगे तो पूरी हमारी जो गिनती है वो बन जाएगी, काउंटिंग हमारी 1 से लेकर 20 तक। तो ये हमारा पूरा एक प्रूफ हो जाता है, क्योंकि हम ये दोनों साइडें हम कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2, उनके नाम रख लें और दोनों साइडें इक्वल है। अब यही काम आपने दूसरे के लिए करना है, दूसरे का लॉ के लिए क्या आपने पहले यूनियन ले लेना और इधर इंटरसेक्शन, और ये मैंने किया, जस्ट एक दफा गो थ्रू कर लें, क्योंकि एग्जैक्ट वही प्रोसेस है सारा। ए यूनियन लेफ्ट हैंड साइड में, ए यूनियन बी, फिर उसका देखें डैश फाइंड कर रहे हैं, यू में से माइनस करा के एम्प्टी आ रहा है, और राइट हैंड साइड में पहले ए डैश बी डैश, वो हमने पहले ऊपर फाइंड कर लिया है, तो उन्हीं दोनों ए डैशेस बी डैशेस का क्या कर लेना है, इंटरसेक्शन ले लेना। तो ये हमने इंटरसेक्शन फाइंड आउट किया, ठीक है जी। इंटरसेक्शन में अगेन कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो एम्प्टी सेट हो जाएगा, और फिर अगेन हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 दोनों साइडें इक्वल हैं। तो ये डिमॉर्गन लॉ पहले भी हमने पढ़े हुए हैं, अभी भी हम कर रहे हैं, तो काफ़ी बेहतर इसकी समझ आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 4, लेट यू हमारा यूनिवर्सल सेट हमारा बड़ा सेट होता है किसी भी क्वेश्चन का। द इंग्लिश अल्फाबेट्स,
सेट किसका है? इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स का, ABCD वगैरह जो हमारी होती हैं, तकरीबन 26 नंबर्स उसमें चीज़ें होती हैं ना, ABCDEF, सारी इंग्लिश की ABC जो है। और ए सेट जो है हमारा वो क्या है? X सच दैट X इज अ वॉवल। तो क्या अमाउंट्स हमने लेनी है? वॉवल्स वाली, AEIOU, 5 नंबर चीज़ें जो होती हैं। और B क्या है? Y सच दैट Y इज अ कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट बेसिकली उसी का उल्ट होता है। वावल को जब हम निकाल के सेपरेट रख लेते हैं तो उसके अलावा जितने भी हमारे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हैं वो सारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं, तो वावल्स के अलावा वाले, ठीक है ना, ये हमें जहन में रखना है। तो इसके ऊपर क्या कह रहा है? कह रहा है जी वेरीफाई करें डिमार्गन्स लॉ। अब डिमार्गन लॉ हम 9-10 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो उस हिसाब से उसको लेके चल रहा है। तो एक दफ़ा मैंने देखें क्वेश्चन को जब सोल्यूशन देना है तो मैंने लिख लिया, यू हमारा क्या है? इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं, ए हमारा वॉवल है, बी हमारे कॉन्सोनेंट है, और प्रूफ ज़ाहिर है हमें ये करना है। ज़ाहिर है ये जो हमारा डिमॉर्गन लॉ होता है, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट बराबर होता है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। इस साइड पे इंटरसेक्शन है, इस साइड पे यूनियन है। अगर इधर इंटरसेक्शन ले लें तो फिर इस साइड पे हमारा यूनियन हो जाता है। तो ये इंटरचेंज होती हैं चीज़ें, और यही दोनों चीज़ें मिल के पूरा लॉ बन जाता है। तो एक दफ़ा हमने इसको प्रूव करना है और एक दफ़ा दूसरी चीज़ को कि इधर इंटरसेक्शन इधर यूनियन, और इसको हम हल करना शुरू कर दें। उसी तरह लेफ्ट हैंड साइड लें, उसमें क्या है? पहले ब्रैकेट को हल करते हैं, ए यूनियन बी को हमें सॉल्व करवाना है। तो उसी तरह से लिखना है, क्योंकि बजाय पूरी पूरी ABC लिखने के ऐसे ही लिख के उसको हल करते जाएं तो ओके है। तो ए हमारा वॉवल्स है, यूनियन और सारे कॉन्सोनेंट्स हैं। अब हमें पता है कि पूरी ABC में यहाँ वॉवल्स होते हैं या कॉन्सोनेंट होते हैं, तो दोनों को इकट्ठा करेंगे, यूनाइट करेंगे तो पूरी इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स बन जाएंगे, ठीक है ना। सारी जो इंग्लिश की वो है ABCD, उसमें 5 वावल हैं तो 21 जो है बाकी कॉन्सोनेंट है। तो जब दोनों को इकट्ठा कर दें, यूनाइट कर दें, तो सारे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स आ जाएंगे। तो ये यूनियन हो गया। अब इसी A यूनियन B का हमें कंप्लीमेंट लेना है। डैश का मतलब कंप्लीमेंट है, और कंप्लीमेंट का रूल मैंने पहले भी समझाया हुआ है कि जिस चीज़ का, जिस सेट का भी कंप्लीमेंट लेना है उसको यूनिवर्सल में से माइनस कराते हैं, यू माइनस दैट चीज़, ठीक है ना। A यूनियन B जो हमने निकाला है तो वो हम लिखेंगे। अब यू क्या है हमारा? यू हमारा इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स है, और ये जो A यूनियन B निकाला है वो भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स ही आए हैं। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में से इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स को ही माइनस करवा देंगे तो पीछे क्या बचना है? कुछ भी नहीं, सारे कट गए। तो फिर आंसर एम्प्टी सेट बनता है। ये हमारा क्या हो जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड, कि हमने A यूनियन B का डैश जो है वो फाइंड कर दिया आपसे। अब दूसरी साइड पे आते हैं, राइट हैंड साइड पे। तो यहाँ हमें A डैश और B डैश अलहदा से फाइंड करना है। तो A डैश हमारा क्या है? U माइनस A, U में से A को माइनस, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स माइनस A हमारा क्या था? वॉवल्स। अगर वॉवल्स कट जाए, माइनस का मतलब कटना ही होता है ना, तो वॉवल्स कट जाएं तो पीछे क्या रहेगा? कॉन्सोनेंट्स, और वो कॉन्सोनेंट लिख लें वाई, जैसे उसने कॉन्सोनेंट का सेट बनाया हुआ है, वाई सच दैट वाई इज अ कॉन्सोनेंट। तो A डैश हमारा ये आ गया। इसी तरह B डैश के लिए भी लिखेंगे U माइनस B, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में से वो जो कॉन्सोनेंट्स हैं वो अब माइनस होंगे, तो जब कॉन्सोनेंट निकल जाएंगे तो पीछे वावल, ठीक है। अब ये आंसर वावल आया। अब इन दोनों इंटरसेक्शंस का, सॉरी कंप्लीमेंट्स का हमें क्या करना है? इंटरसेक्शन लेना है, तकाते लेना है। उर्दू में तकाते पढ़ा हुआ है हमने गवर्नमेंट स्कूल में। A डैश इंटरसेक्शन B डैश, तो A डैश की अमाउंट लिखें, इंटरसेक्शन लिखें, आगे B डैश की अमाउंट लिखें। अब चूंकि कॉमन लेना है ना, तो ये कॉन्सोनेंट्स हैं, ये वावल्स हैं, दोनों में कोई भी चीज कॉमन नहीं है, क्योंकि वो और चीजें हैं, वो और चीजें। AEIOU जो है वो वावल्स हैं, और उनके अलावा जो चीजें हैं वो कॉन्सोनेंट है, तो इनमें कॉमन कुछ नहीं आना, तो वो अगेन एम्प्टी सेट होगा। तो अगेन वो लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 करके, वो सारा हम लिख देंगे उसको। सही है जी। और सिमिलरली अब ये मैंने लिख दिया है क्योंकि बिल्कुल इसी पैटर्न से आपने इस चीज को प्रूव करना है। ये मैंने समझाया ना आपको, तो इसको समझ के जस्ट आपने क्या करना है, इधर यूनियन की जगह इंटरसेक्शन ले रहे हैं, यहाँ इंटरसेक्शन की जगह यूनियन ले रहे हैं, लेकिन इस सारे को एक दफ़ा इस चीज़ के लिए आप सारा रिपीट करें तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो ये आप बड़े इजीली कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अब यहाँ आ जाती है दोबारा से वेन डायग्राम, ठीक है। 2.2 में भी थी वेन डायग्राम, हमें यहाँ पे भी बनानी है। तो क्वेश्चन पढ़ें, विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम्स verify the two distributive properties in the following cases with respect to union and intersection। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो अभी हमने यूनियन इंटरसेक्शन की पढ़ी, ठीक है, उनको हमें प्रूव करना है, लेकिन किसके लिए प्रूव करना है? ये हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 1 है। जैसे ये एक सिनेरियो हमें बता रहा है कि क्या होना चाहिए
ए शुड बी अ सबसेट ऑफ बी, इसको ऐसे पढ़ते हैं कि ए जो है वो बी का सबसेट हो। सबसेट क्या होता है? उसी का हिस्सा होता है लेकिन उससे छोटा होता है। बी सेट में से हमने ए सेट को लिया होता है, ठीक है। और साथ एक और कंडीशन ये दे रहा है कि आपके पास सी सेट भी है लेकिन उसमें क्या है कि ए और सी में उनका जो इंटरसेक्शन है वो एम्प्टी सेट है, यानी उनमें कोई भी चीज कॉमन नहीं है। मतलब क्या होगा कि ए सेट एक टोटली अलग चीज है, सी सेट जो है एक टोटली अलग चीज है। और साथ ये भी बता रहा है कि बी और सी जो है ये क्या है, ओवरलैपिंग सेट्स हैं। ओवरलैप होते हैं जो जिनमें कुछ ना कुछ कॉमन होता है, ठीक है। 1 2 3 कुछ ना कुछ एलिमेंट्स उनमें एक जैसे होते हैं। अब इन तीनों इंफॉर्मेशन को देखते हुए हमने डायग्राम बनानी है। अब देखें ये मैंने डायग्राम पहले ही बना दी है, ये ला लिखा ना, ला को पहले बाद में पढ़ लेते हैं। देखें ये डायग्राम बना रहा हूँ। जब भी वेन डायग्राम बनाते हैं सबसे पहले तो एक रेक्टेंगल लगाते हैं ना। जो हमारा यूनिवर्सल सेट होता है वो ऑलवेज एक रेक्टेंगल से शो होता है, ऐसे रेक्टेंगल बना के डिब्बा, और आपने उसके अंदर लिख देना है कि ये हमारा क्या है, यूनिवर्सल सेट है। अब देखें उसने क्या कहा था, ए जो है वो बी का सबसेट है, तो बी को एक बड़ा सेट बना के ए को उसके अंदर बना दें, क्योंकि ए उसका सबसेट है तो ए को बी सेट के अंदर बनना चाहिए। पहली बात तो ये हो गई। और फिर हमारा जो क्या है दूसरा, उसने कहा था ए और सी में कुछ कॉमन नहीं है, तो देखें ए हमारा अलहदा बना हुआ है, सी सेट हमारा, सी जो सर्कल है वो अलहदा बना हुआ है, वो भी ठीक हमने बनाया। और आखिरी बात उसने की है कि बी और सी क्या होने चाहिए, ओवरलैप करने चाहिए। तो बी जब बनाया तो सी को देखें हमने उसके ऊपर से गुजार के बनाया, तो कुछ हिस्सा सा आके उनका कुछ कॉमन आ जाए, सही है ना। तो पहले तो ये समझ लें कि डायग्राम हमने सही बनाई है। हर अगले पार्ट के लिए हमने इसी तरह की डायग्राम इसकी बनानी है जो उसने इंफॉर्मेशन दी है। अब वो हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है यूनियन का, इंटरसेक्शन का, वो हमने लिख लेना है। देखें ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, चूंकि बाहर यूनियन है तो ए यूनियन बी अलहदा हो जाएगा एक दफा और ए यूनियन सी अलहदा हो जाएगा, सही है। अब इस चीज को हमने डायग्रामेटिकली शो कराना है, तो पहले लेफ्ट हैंड साइड को बना लें। आप देखें पहले क्या होता है, ब्रैकेट वाली चीज हल की जाती है, बी इंटरसेक्शन सी। अब बी और सी में जो कॉमन है, तो देखें बी और सी में क्या कॉमन है, ये वाला पोर्शन है ना, नजर आ रहा है, बी इधर से सी इधर से, तो बी और सी में ये चीज जो है वो ओवरलैप कर रही है, तो ये पार्ट जो है इनका कॉमन है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बी इंटरसेक्शन सी। लेकिन इसी बी इंटरसेक्शन सी का यूनियन लेना है ए के साथ। अब इस पोर्शन का यूनियन किसके साथ, ए के साथ, तो मतलब ये ए वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन ये दोनों आने चाहिए, तो फिर हम दोनों को हम शेडेड एरिया कर देंगे, ए वाले को भी और इस वाले पोर्शन को भी। तो ये एक ही डायग्राम में मैंने आपको लेफ्ट हैंड साइड जो है वो कर दी है, ठीक है। तो पहले तो आप ये कर लें। अब आ जाए वो जो हमारी राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड में भी दो चीजें हैं, एक दफा ए यूनियन बी, एक दफा ए यूनियन सी, तो वो हम यहाँ पे शो कराएंगे। ये देखें ए और बी का यूनियन करना था, तो ए चूंकि बी के अंदर ही है तो बी जो है सारे का सारा हमें शेड कर देना है कि ए और बी को देखें जी हमने इकट्ठा किया। दूसरी तरफ उसने क्या किया हुआ है, ए और सी का यूनियन ले, तो फिर ए वाले को शेड कर दें, सी वाले सारे को शेड कर दें, क्योंकि यूनियन में हमने उनको इकट्ठा करना होता है। ए और सी दोनों को हमने कर दिया, और फिर बाद में क्या करना था, इनका इंटरसेक्शन लेना था। अब यहाँ हमने इन दोनों का इंटरसेक्शन, क्या चीज कॉमन है, देखें यहाँ पे भी ए जो है वो शेडेड एरिया हुआ है, इधर भी ए शेडेड एरिया हुआ है, तो डेफिनेटली ए कॉमन होगा उनमें। और यहाँ देखें ये जो पोर्शन है जो कॉमन वाला था, इधर भी शेडेड है, इधर भी ये कॉमन वाला शेडेड है, तो फिर कॉमन वाला भी उसके अंदर आ जाना, ठीक है। तो ये देखें ये जो ये शक्ल बनी है एग्जैक्टली हमारी ये वाली थी, तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारी राइट हैंड साइड। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 दोनों साइडें प्रूव हो गई डायग्रामेटिकली वेन डायग्राम के जरिए। दूसरा पोर्शन अब क्या है कि हमारा इंटरसेक्शन बाहर है, यूनियन अंदर है, तो जाहिर है ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी वो आएगा बाद में उनका यूनियन। ओके, लेफ्ट हैंड साइड पहले ये चीज बी और सी का यूनियन। सो देखें हमें बी और सी को इकट्ठा करना है, तो बी वाला भी सारा पोर्शन हमारा शेडेड एरिया होना चाहिए और सी वाला भी सारा, ठीक है। तो ये सारा भी और ये जो सी में सारा एरिया है, बी और सी सारे का सारा एरिया, बी यूनियन सी। इसका क्या करना है, बी यूनियन सी का हमें इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ। अब कॉमन निकालना है, ए और इनमें क्या कॉमन है, तो डेफिनेटली ए वाला पोर्शन ही कॉमन होगा, तो हम फिर सिर्फ ए वाले को शेडेड एरिया कर देंगे। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड।
अब राइट हैंड के लिए 2 दफा पहले इंटरसेक्शन लेना है, बाद में यूनियन लेना है। तो पहले हम इंटरसेक्शन लेंगे ए और बी का। तो ए और बी ये सारा, ए ये सारा, तो इनमें क्या कॉमन है? जाहिर है ए वाला पोर्शन, क्योंकि ए वाला पोर्शन बी के अंदर ही है, तो ये कॉमन हो गया। ए और सी का कॉमन क्या होगा? ये जरा गौर करने वाली बात है। सी जो है वो लैदा पड़ा हुआ है, ए लैदा पड़ा हुआ है, तो दोनों में कोई चीज कॉमन नजर ही नहीं आ रही, क्योंकि वो और जगह पड़ा हुआ है, वो और जगह पड़ा हुआ है, तो कुछ भी चीज उनमें ओवरलैप नहीं कर रही, कॉमन नहीं है। तो जब कॉमन नहीं होता, कुछ भी नहीं आंसर आता, तो हम किसी भी एरिया को शेड नहीं करते, ऐसे ही रहने देते हैं। शेड नहीं होना, क्योंकि कॉमन ही कुछ नहीं है। कुछ चीज शो कराएंगे तो वो आएगा ना। इसका तो एम्प्टी सेट आ रहा है ए और सी का कॉमन, ठीक है। तो इसलिए जब ये शक्ल बने तो उसमें हम कोई भी चीज उसको जो है वो शेडेड एरिया नहीं बनाते। अब क्या करना है? इन्हीं दोनों का हमें क्या करना है? यूनियन करना है। यानी ये जो शेडेड एरिया है और इधर तो है ही कोई नहीं है, तो फिर यही शेडेड एरिया, क्योंकि ये तो एम्प्टी सेट है, तो यही शेडेड एरिया हमारा क्या हो जाएगा? यूनियन में भी आएगा। यही शक्ल हम यहाँ नीचे बना देंगे और यही हमारा आंसर लेफ्ट हैंड साइड में आया। तो फिर लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 दोनों साइडें इक्वल हो गई। सेकंड पार्ट, ए एंड बी आर ओवरलैपिंग। अब पहली बात ये कह रहा है कि ए और बी जो है वो ओवरलैप कर रहे हैं, और बी एंड सी आर ओवरलैपिंग। ए का बी के साथ ओवरलैप है, बी का आगे से सी के साथ ओवरलैप है। तो डायग्राम देख ले, हमें इस तरह की डायग्राम बनानी है कि ए बना के ए के ऊपर थोड़ा सा चढ़ा के बी, और बी के ऊपर थोड़ा सा ऐसे करके सी, कि ताकि उनमें थोड़ा थोड़ा पोर्शन कॉमन निकलता जाए। लेकिन बट ए एंड सी आर डिसजॉइंट, डेफिनेटली डिसजॉइंट है, क्योंकि ए कहीं और है, सी कहीं और है, उनमें कुछ कॉमन नहीं है। जिनमें कॉमन कुछ नहीं होता उनको डिसजॉइंट कहते हैं। जॉइंट नहीं है, डिस है, एक दूसरे से लदा लदा पड़े हुए हैं। तो ठीक है, वो लदा लदा ही है, तो हमने डायग्राम इस शक्ल में बनानी है। अब इसमें वही दोनों प्रॉपर्टीज प्रूव करनी है। लेफ्ट हैंड साइड के लिए पहले क्या है? बी और सी का कॉमन, बी और सी का कॉमन डेफिनेटली ये एरिया, और उसके साथ ए का यूनियन फॉर्म करना है। तो कॉमन वाले का ए के साथ यूनियन, ये वाला और ए सारा। तो देखें, हमने ए सारे को ऐसे शेडेड बना लेना है, और वो पहले ही साथ शेड हुआ है, क्योंकि इन दोनों को इकट्ठा करना है। ये हमारा आंसर किसका है? लेफ्ट हैंड साइड का। राइट हैंड साइड के लिए अगेन देखें, पहले यूनियंस, ए का बी के साथ, ए का सी के साथ। ए और बी को यूनियन करना, तो सारे के सारे को हम शेडेड करेंगे, क्योंकि दोनों आ रहे हैं। फिर आगे क्या है? ए और सी का, तो ए वाला सारा कर दें, सी वाला सारा कर दें। और फिर क्या करना है? इन दोनों में कॉमन। अब इन दोनों में जरा गौर से देखें कॉमन कहाँ है। ए सारा शेडेड हुआ हुआ है, डेफिनेटली यहाँ पे भी हुआ हुआ है, तो ए वाला सारा पोर्शन आएगा, ठीक है। और इस साइड पे आए तो ये हमारा जो ये वाला एरिया देखें, यहाँ पे भी शेडेड है, और यहाँ पे भी ये वाला एरिया शेडेड है, तो ये वाला एरिया भी साथ आएगा, ये देख लें, ठीक है। तो ये अगेन हमारा वही जो यहाँ पे शक्ल बनी थी एग्जैक्टली यहाँ पे बन रही है। उसको इक्वेशन 1 कह ले, इसको 2 कह ले, और फिर कहें कि दोनों साइडें इक्वल आ रही हैं, ठीक है जी। और अब इसकी जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो भी जरा देख लें, ठीक है। अब यहाँ पे जाहिर है वो इंटरसेक्शन और यूनियन को आगे पीछे हमने कर दिया। अब क्या करना है? लेफ्ट हैंड साइड में पहले यूनियन, बी और सी का यूनियन। सो देखें, बी और सी को इकट्ठा कर दें, शेडेड एरिया कर दें, और फिर इसका इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ, कॉमन। तो ए का कॉमन, अब देखें ना, ए वाला पोर्शन सिर्फ इतना सा उसके अंदर आ रहा है, ठीक है। तो जो जितना ये आ रहा है यही हमारा उसका आंसर होगा, क्योंकि ए का इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये जो बी यूनियन सी है उसका ए के साथ, तो वो इतना पोर्शन उनका अंदर कॉमन आ रहा है, तो फिर ये वाला पोर्शन हमारा हो जाएगा। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड में पहले ए और बी का हमें इंटरसेक्शन, ए और बी का इंटरसेक्शन, डेफिनेटली ये हिस्सा, क्योंकि ये हिस्सा ए में भी है, बी में भी है, इंटरसेक्शन। ए और सी का इंटरसेक्शन, अब देखें, ए यहाँ पड़ा हुआ है, सी यहाँ पड़ा हुआ है, तो डेफिनेटली डिसजॉइंट है, दूर दूर है, तो उनमें कॉमन कुछ नहीं आएगा। तो मैंने पहले बताया, जब कुछ भी ना हो, एम्प्टी सेट आ रहा हो, तो कोई भी चीज हम शेड नहीं करते, इसको ऐसे ही रखेंगे। और फिर इन दोनों को हमने क्या करना है? यूनियन करना है, यूनाइट करना है। तो इस बेचारे में तो कुछ है नहीं है, और इसमें जो है वही आंसर आना है। तो ये जो जितना शेडेड एरिया है वही आपने यहाँ शो करा देना है, और फिर वही होगा, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाते हैं। आसान है, टेकिंग एनी सेट, कहता है कोई सेट आपने मर्जी का आप ले लें, लेकिन कह तो मर्जी का कहा है, लेकिन साथ ही एक एग्जांपल भी दे दिया है कि मिसाल के तौर पे ए सेट आप ये ले लें, 1 2 3 4 5,
ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी ले सकते हैं। वेरीफाई क्या करना है, जो उसने नीचे बातें बताई हैं। कहता है कि एक दफा पहला पॉइंट क्या है कि ए का यूनियन लिया जाए एम्प्टी के साथ तो ए ही आता है। डेफिनेटली ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि एम्प्टी बेचारे ने तो हिस्सा ही नहीं डालना। लेकिन हम उसको लिख के दिखाएंगे कि देखें भाई, ए लिखा, यूनियन आगे एम्प्टी को लिखा, और चूंकि एम्प्टी में कुछ नहीं है तो यही आंसर दोबारा आना है। उसको आप ए लिख दें और लिख देंगे दोनों साइड इक्वल है। तो ये देखें स्टेप बनाने, इसके स्टेप बनाने आने चाहिए कैसे करना है, क्योंकि वैसे तो वो आंसर जुबानी हमें पता चल रहा है कि यही आना है। ठीक है, सेकंड पार्ट में आए, फिर कहता है ए का ए के साथ ही यूनियन लें तो ए होता है, बिल्कुल, क्योंकि दोनों चीजें सेम है। लेकिन हमें लिख के दिखाना है, ए को लिखा, यूनियन आगे दोबारा ए को लिखा, क्योंकि सारी वही वैल्यूज हैं तो लिखना तो एक दफा ही होता है। तो ये क्या है, ए ही है, तो ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए, तो ये भी प्रूव हो जाता है। सही है ना। नेक्स्ट हमारे पास है ए और ए का इंटरसेक्शन, कहता है ए ही आता है। अगेन कॉमन वही आएगा, क्योंकि दोनों ए में वही एक जैसी चीजें हैं, तो जब एक जैसी चीजें हैं तो वही आना है। तो लिखेंगे हम, ए को लिखा, इंटरसेक्शन दोबारा ए को लिखा, और डेफिनेटली 1 2 3 4 5 दोनों में है, वो दोबारा आएगा, और ये दोबारा ए ही है। तो ए इंटरसेक्शन ए, सेल्फ जो इंटरसेक्शन होता है वो दोबारा वही आ जाता है। तो इजी है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। ये भी बड़ा सिंपल सही लग रहा है। यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है 1 से लेके 20 तक, और एक ए सेट दिया हुआ है 1 से लेके 19 तक, लेकिन ये 1 3 5 7 है, तो ये क्या है, ऑड नंबर्स हैं। वेरीफाई क्या करना है, ए का और ए डैश का यूनियन लें तो दोबारा यूनिवर्सल सेट आता है। तो हम, ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड हल करते हैं। पहले ए डैश है ना, पहले ए डैश फाइंड कर लें, यू माइनस ए, जैसे हम करते हैं, बड़ा आसान सा, यूनिवर्सल सेट माइनस ए सेट। तो ये जो कि ऑड नंबर्स हैं, ऑड कट जाएंगे, इवन रह जाएंगे, 2 4 6, वो आ गए, ए डैश आ गया। अब क्या करना है, इस ए डैश का यूनियन लेना है ए के साथ। तो ए हमारा ऑड नंबर्स हैं और ये हमारे इवन नंबर्स हैं। तो आपको पता है जब इवन ऑड दोनों को इकट्ठा करते हैं तो पूरी गिनती बन जाती है, पूरी काउंटिंग 1 से लेके 20 तक। तो ये हमारा क्या है, यूनिवर्सल सेट ही है, जो उसने सवाल में कहा हुआ है। तो प्रूव हो गया कि ए यूनियन ए डैश जो है वो यूनिवर्सल सेट के इक्वल ही आता है। ओके हो गया। नंबर 2 पे चलते हैं। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, ए का इंटरसेक्शन लेना है यूनिवर्सल सेट के साथ। ओके, करके देखते हैं। ए को लिखा, इंटरसेक्शन यूनिवर्सल। इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो कॉमन है, एक जैसा। तो 1 3 5 7 इधर भी है, इधर भी होगा, तो 1 3 5 7, और ये हमारा क्या है, ए जो 1 3 5, ये ए है, तो दोबारा ए ही आ गया, तो ठीक है, प्रूव हो गया। और लास्ट वाला, ए इंटरसेक्शन ए डैश करे तो एम्प्टी आता है। ए डैश अभी हमने फाइंड किया पीछे, 2 4 6 इवन नंबर्स। तो देखें, ए और ए डैश का इंटरसेक्शन, ए लिखा, इंटरसेक्शन ए डैश लिखा। अब डेफिनेटली ये ऑड है, ये इवन है, तो इनमें तो कॉमन ही कुछ नहीं है, तो एम्प्टी सेट आना चाहिए। तो ये भी हमारा प्रूव हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। फ्रॉम सुटेबल प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन, कहता है प्रॉपर्टीज को इस्तेमाल करें जो आपको सुटेबल लगती हैं, डिड्यूस द फॉलोइंग रिजल्ट्स, ये रिजल्ट्स बनाने हैं। पहला रिजल्ट हमें क्या चाहिए कि ए का इंटरसेक्शन अगर हम लें ए यूनियन बी के साथ, तो उसका आंसर जो है वो ए यूनियन और ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल होता है। अगेन वही बात कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हमें इक्वल लाना है। लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, उसको हम लिखते हैं। अब देखें, ये वही प्रॉपर्टी है जिसमें डिस्ट्रीब्यूट होती है, क्योंकि देखें बाहर इंटरसेक्शन है तो अंदर यूनियन है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में ये दोनों डिफरेंट होती हैं, तो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, ए का इंटरसेक्शन ए के साथ, ए का इंटरसेक्शन बी के साथ, ये देखें वो दोनों, और ये जो ये चीज होती है वो दरमियान में आ जाती है। तो ए इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी है, दरमियान में यूनियन। अब हमें पता है, पीछे भी हमने पढ़ा है कि ए का ए के साथ ही इंटरसेक्शन लें तो आंसर दोबारा ए ही आता है। ए का ए के साथ यूनियन, ए का ए के साथ इंटरसेक्शन, दोबारा ए ही आता है, वही आता है, क्योंकि अपने आप के साथ इंटरसेक्शन ले रहे हैं ना, तो फिर वो सारे के सारी उनमें वही कॉमन होनी है बातें, तो दोबारा वही सेट आता है। तो हम यहाँ पे पहले तो ज़ाहिर ये हम लिखेंगे ना कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने लगाई है, और उसके बाद हम इसकी जगह दोबारा ए ही लिख देंगे। सही है ना, अभी मैंने बताया कि क्यों आता है, और साथ यूनियन और ये चीज़, और ये जो चीज़ है वो क्या है, वो बेसिकली उसकी राइट हैंड साइड ही है। ठीक है, लेकिन साथ ये लिख दें जो हमने अभी कहा कि ए इंटरसेक्शन ए जो है वो ए आता है। तो सो फिर क्या होगा, दोनों साइडें इक्वल हो जाएंगी, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। सेकंड पार्ट देख लें, यहाँ पे क्या है, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ये भी वही केस है कि ये जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग रही है, तो हम इसको लिखेंगे और इनको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे।
ए यूनियन ए और ए यूनियन बी, ठीक है, वो लिख दिया और बीच में इंटरसेक्शन लिख दिया और साथ बताया कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है ये हमने लगाई है। और यहाँ फिर वही कि ए का ए के साथ यूनियन, सेल्फ यूनियन जो है वो दोबारा वही आता है, सेल्फ इंटरसेक्शन या सेल्फ यूनियन सेम आता है, वही आता है दोबारा। तो इनकी जगह फिर दोबारा से ए लिखा जा सकता है, तो वो हम लिख देंगे। ये देखें, तो ये हमने ए लिख दिया, इंटरसेक्शन आगे वो, और यही चीज हमारी राइट हैंड साइड है। तो एग्जैक्ट वही प्रॉपर्टीज लग के तो दोनों साइडें इक्वल हो जानी है। अब लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन में फिर उसने वेन डायग्राम का ही उसने पूछा हुआ है कि भाई ये हमें प्रूफ करवा के दें इस तरह से। इसमें पता नहीं ये लहरें बार बार, ओके चले। तो 9 वाले में यूजिंग वेन डायग्राम वेरीफाई द फॉलोइंग, और पहला क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का डैश लिया जाए तो वो दोबारा ए आता है, लेकिन साथ क्या कंडीशन है कि ए और बी का जो इंटरसेक्शन है वो एम्प्टी सेट होना चाहिए। तो एम्प्टी सेट कब होता है इंटरसेक्शन, जब उन दोनों सेट्स में कोई चीज कॉमन ही नहीं होती, ठीक है। तो जब कॉमन नहीं है तो मतलब क्या है कि डिसजॉइंट है। तो जब हमने डायग्राम बनानी है तो डायग्राम में हमने डिसजॉइंट सेट्स को शो करवाना है, ठीक है। अब ये देखें, हमने ए को लैदा बनाया, बी को लैदा बनाया, रेक्टेंगल बनाई, जैसे वेन डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। अब हमें क्या दिखाना है इसमें, देखें लेफ्ट हैंड साइड में एक तो बी डैश दिखाना है पहले। तो ये देखें मैंने बी डैश ही पहले दिखाया। तो बी डैश का मतलब क्या होता है कि बी के अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स, तो बी को छोड़ के बाकी सारा हम शेडेड कर देंगे जितना भी एरिया है, क्योंकि बी डैश कैसे निकलता है, यूनिवर्सल में से बी को निकालते हैं। तो ये सारा यूनिवर्सल में से बी अगर निकल जाता है तो उसके अलावा बाकी सारा शेडेड एरिया हो जाएगा। ये हमारा बी डैश है। अब क्या करना है, बी डैश का इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ, ए के साथ उसको हमने कॉमन लेना है। अब देखें ये सारा एरिया शेडेड हुआ है ना, तो उसमें देखें ए भी सारा शेडेड हुआ है, तो फिर ए सारे का सारा जो है ये कॉमन हो जाएगा। देखें वो कॉमन सारा हमारा ए हो गया, और यही जो है ये, अब ये क्या आंसर है, ए ही आंसर है ना। तो राइट हैंड साइड पे यही तो था, उसने कहा था कि राइट हैंड साइड ए के इक्वल होती है, तो ए जो है वो उसका आंसर बन गया। सेकंड पार्ट पे आ जाए, ए माइनस बी पहले करना है और उसका यूनियन लेना है बी के साथ, और वो ए यूनियन बी के इक्वल आएगा। करके देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पहले हमें क्या कर लेना चाहिए, ए माइनस बी, और साथ वो ओवरलैपिंग, अगर वही बात है हमारी मर्जी है कि हम ओवरलैपिंग सेट दिखाते हैं या दूसरे दिखा लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में आंसर सेम आता है। मैंने ओवरलैपिंग से किया है, वो आप देख लें कि कैसे होता है। देखें ओवरलैपिंग यही है ना, तो हल्का सा ऊपर चढ़ा होता है दूसरा, ठीक है। तो ये जाहिर है इस तरह से बन गई। अब ए माइनस बी क्या मतलब होता है, ए में से बी को निकाल दें। तो ए में से बी को क्या निकालना है, वो सिर्फ इतना पोर्शन ही उनका एक जैसा है ना, तो इतने पोर्शन को निकाल देंगे, बाकी बी तो वैसे ही बाहर है उससे, ठीक है। तो ए का वो पोर्शन जो सेपरेट है, अलहदा है, बस वो लिख लेंगे, जो कॉमन पोर्शन है वो निकल जाएगा, क्योंकि वही तो माइनस करना होता है। माइनस का मतलब क्या होता है, जो एक जैसी चीज है वो कट जाए, तो एक जैसी चीज निकल गई, बाकी रह गई, बाकी शेडेड एरिया हो गया। अब इसका हमें क्या करना है, यूनियन लेना है बी के साथ। तो बी के साथ इसको इकट्ठा करना है, तो ये सारा एरिया भी और बी का सारा एरिया भी, तो डेफिनेटली ए और बी सारे का सारा ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड बन गई। और राइट हैंड साइड यही तो है, राइट हैंड साइड क्या है, ए यूनियन बी। तो ये देखें ए यूनियन बी जब आप लिखेंगे RHS के लिए, तो जाहिर है इस सारे को आपने शेडेड किया होगा, तो डेफिनेटली प्रूव हो गया, क्योंकि वो भी वही है, वो भी वही है, सेम हो गया। और थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं। थर्ड पार्ट बहुत छोटा सा है, इसमें देखें क्या करना है जी, ए माइनस बी है और उसका इंटरसेक्शन लेना है बी के साथ। तो पहले हम ए माइनस बी करेंगे। ए माइनस बी अभी पिछले पार्ट में हमने करके दिखाया कि वो ए वाला पोर्शन बनना है, क्योंकि ए में से बी निकल गया, तो बी के अलावा जो ए का पोर्शन है वो आएगा। अब उसका इंटरसेक्शन लेना है बी के साथ, पीछे यूनियन लिया था, तो बी के साथ उसका इंटरसेक्शन, तो वो तो कुछ भी नहीं आना, क्योंकि देखे ना बी सारा तो ये है अनशेडेड एरिया, ए का ये वाला पोर्शन हमने लिया हुआ, तो इस पोर्शन का और बी सारे का कॉमन, वो तो कुछ भी कॉमन नहीं है, वो और चीज है, वो और चीज है, क्योंकि ये देखे ना इधर बाहर बाहर है, तो इसलिए इनका कॉमन कुछ भी नहीं आएगा। तो हाँ, जब कुछ भी कॉमन नहीं आता, एम्प्टी आता है, तो एम्प्टी को आपको मैंने बताया था कि बगैर शेड के लिखना होता है, तो ये बगैर शेडेड के लिखेंगे तो उसको पता चलेगा कि ये एम्प्टी सेट है। तो बस ये दो डायग्राम बन के हमारा ये थर्ड पार्ट हो जाता है। और लास्ट वाला पोर्शन है, एक तरफ ए यूनियन बी है और दूसरी तरफ ए यूनियन ए डैश इंटरसेक्शन बी। ये सिर्फ बी है, गलती लग गई थी मुझे ऊपर, ए डैश इंटरसेक्शन बी।
ओके, अब इस तरफ क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में ए और बी का यूनियन। तो यूनियन में आपको पता है कि अगर ये हमारा ए सेट है और ये हमारा बी सेट है, तो हमें सारे को जो है वो शेडेड एरिया बनाना है, ये सारे को, ठीक है ना, ए यूनियन बी, सारे के सारे को इकट्ठा कर दें। राइट हैंड साइड में आए तो राइट हैंड साइड में पहले तो हमें ए डैश चाहिए, तो ए डैश उसी पैटर्न पे कि ए के अलावा बाकी सारा एरिया जो है वो शेडेड होना चाहिए। यूनिवर्सल में से ए को निकाल दिया तो ये हमारा ए डैश हो गया। अब उसके साथ बी है, ये मेरे से गलती हुई थी, मैं बी डैश बना रहा था, बी डैश नहीं चाहिए, सिर्फ बी चाहिए, ये गलत है, ये नहीं लेना, ठीक है। बी सिर्फ दिखाना है, तो सिर्फ बी दिखाना है, तो वो ये पोर्शन है कि सिर्फ बी दिखाएं, पहले ए डैश फिर ये हाली सिर्फ बी दिखाएं, बी वाले एरिया को शेडेड बना दिया। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन है, इस सारे का और इसका, अब इंटरसेक्शन क्या है, कॉमन। तो देखें ये बी वाला पोर्शन है ना शेडेड, तो बी वाले शेडेड को यहाँ लेके आए, तो बी वाला ये वाला एरिया, लेकिन ये छोड़ के, ये बीच वाला छोड़ के ये वाला सारा बी जो है ये कॉमन आएगा। तो ये देखें मैंने अगला स्टेप बनाया उसका, ये चीज बन गई, ठीक हो गया। और अब ये हमारा बन गया ना, इसके साथ यूनियन लेना है ए का, ये देखें इस चीज का यूनियन ए के साथ, ए के साथ यूनाइट कर रहे हैं तो ए सारा आ जाएगा और बी भी आ जाएगा, तो सारे का सारा ही कवर हो गया। तो देखें सारा ही कवर कर दिया। और लेफ्ट हैंड साइड में भी तो यही था कि सारे का सारा कवर था, ए और बी वाला पोर्शन, तो फिर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। लें जी, ये हो गई हमारी एक्सरसाइज। चलें जी, ओके फिर बच्चों, नेक्स्ट इंशाल्लाह 2.4 करते हैं। अल्लाह हाफिज।